देखिए सबसे पहले मैं फार्मूला रिवीजन करवा देता हूँ। आपको करंट एलिमेंट यदि हो, करंट एलिमेंट का मतलब समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। यदि करंट एलिमेंट हो, करंट कैरिंग वायर, यानी सिंपल आप समझ सकते हैं इस तरह से, अगर कोई चीज है और उसमें करंट जा रहा है, इस करंट का एक मात्र छोटा सा पीस लीजिए, छोटा सा पीस लीजिएगा, उसको हम लोग करंट एलिमेंट कहते हैं। छोटा सा पीस लीजिए और करंट एलिमेंट का डायरेक्शन वायर में जो करंट फ्लो रहा है उसके टेंजेंट के अलॉन्ग होता है, आईडीएल। इस करंट एलिमेंट ऑफ वायर के चलते कहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो और इसका पोजीशन वेक्टर आर है, यहाँ डीवी जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वह होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब होगा। लेकिन कब वेक्टर फॉर्म में रहेगा तब, और इसी को स्केलर फॉर्म में जब हम लोग यूज करते हैं तो लिखते हैं, देखिए क्या समझ लीजिएगा बात को, डीवी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये ऐसे भी रूल्स था, इसको लर्न करना है, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक आर कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो समझिए, ये ऊपर वाला है जो आपको डायरेक्शन निकालने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहला वेक्टर इसको मानते हैं और इसको दूसरा वेक्टर मानते हैं। अब फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर को जाइए, तो फर्स्ट वेक्टर का डायरेक्शन ये हुआ, सेकंड का ये हुआ, तो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर मूव कीजिएगा और जो एंगल बनेगा उसको थीटा कहेंगे, जो ये थीटा यूज होगा। दूसरी बात, डायरेक्शन की बात करते हैं, तो ये क्लॉकवाइज है, तो जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो वहां क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो डॉट में होगा। यानी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर आएगा। बात समझ लिए, बहुत सिंपल सा चीज है, देख लीजिए, बहुत भारी ये नहीं है आपका, आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए, अगर गौर से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले फिर समझ सकते हैं, ये करंट एलिमेंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, डायरेक्शन निकालने के लिए हेल्प करेगा और एंगल भी यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हेल्प करेगा। ये बायो सावर्ट्स लॉ का पहला फॉर्मूला था, यानी लॉ था ये। इसका एप्लीकेशन था, तो एप्लीकेशन में था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट रिंग एट एक्सियल पॉइंट, यानी करंट इसमें अगर रोटेट कर रहा है आई, तो इसके एक्सियल पॉइंट पर, एक्सिस मतलब इधर भी एक्सिस है ना, कहीं पे भी अगर इसका रेडियस ए है और सेंटर से इसका पोजीशन यदि एक्स है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो हम लोग डेराइव किए थे इस पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर, और मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के लॉन्ग आया था, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो गया था, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के लॉन्ग जाएगा इधर, यानी करंट कैरिंग वायर इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि आपका एक्सिस के लॉन्ग होगा। और वह मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पिछले क्लास में डेराइव होकर आया था, आपका क्या आया था वो देख लीजिए। आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्योंकि ये कांस्टेंट है हर बार आएगा, ट्वाइस इसका एरिया ऑफ रिंग पाई स्क्वायर इनटू करंट, यानी एरिया ऑफ रिंग इनटू करंट, और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का पावर 3/2, एकदम इलेक्ट्रोस्टैट के जैसा। देख लीजिए इलेक्ट्रोस्टैट में यही फॉर्मूला आया था लगभग, वहां चार्ज था और यहाँ पर देखिए क्या है, बाकी नीचे वाला सेम था। अब देखिए ये हुआ एक्सिस पर कहीं पर निकालने के लिए। अगर आप सेंटर पर आ जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, अगर ये सेंटर ऑफ रिंग पर आ जाते हैं, आप यहाँ पर डायरेक्ट आ जाते हैं इस पोजीशन पर, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ करंट घूम रहा है तो इसके सेंटर पर जैसे ही आइएगा तो एक्स कम्स टू जीरो, यानी एक्स हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो इसको जीरो कर दीजिए, तो ए का पावर 3 हो जाएगा, कट जाएगा, 2 पाई कट जाएगा, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए आएगा, यानी रेडियस। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें एक्सिस के लॉन्ग होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के लॉन्ग होता है,
तो याद करिए एंटी क्लॉकवाइज में डॉट होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा होगा। यही क्लॉकवाइज रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर घुसेगा। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, इसका एप्लीकेशन होता है। इस बात को समझिए अच्छी तरह से, ठीक है। अब आर्क के चलते मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आर्क की बात कीजिए, तो आर्क में आपका क्या है, इस तरह से है और ये रोटेट कर रहा है, तो आर्क में आपका क्या होगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और ये एंगल मान लीजिए कि यहाँ थीटा है, मतलब पूरा रिंग नहीं है, रिंग का एक छोटा सा पार्ट है, उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बहुत आसान है, आप याद कर सकते हैं, μ/2I/a। कहाँ, रिंग के सेंटर का ही फॉर्मूला होगा, लेकिन रिंग के सेंटर के फॉर्मूला में हमको मैथ का थोड़ा सा दिमाग लाना पड़ेगा। θ/2π होगा से मल्टीप्लाई, या फिर μ0I/2 से θ/360 डिग्री। क्यों ऐसा होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे एरिया ऑफ सेक्टर कभी, उसके एरिया में हम लोग, जैसे एरिया ऑफ सर्किल होता है πr² होता है, और सेक्टर का एरिया के लिए क्या करते हैं, जो थीटा रहता है उसमें 2π से डिवाइड करके इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब कंसेप्ट यानी यूनिटी मेथड से आया है, यानी कि ये फॉर्मूला को अगर डिराइव करना है तो बहुत सिंपल है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर रिंग फुल है तो मैग्नेटिक फील्ड उतना है, अगर रिंग जो है पूरा रिंग के चलते मैग्नेटिक फील्ड इतना है। अगर रिंग का एक पार्ट आ जाए, कोई एक पार्ट, तो एक पार्ट मतलब टोटल एंगल जो है यहाँ 2π है, 2π मतलब 360 डिग्री है, उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ पर है। आए बस समझ में। तो यहाँ पर बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। तब यहाँ पर अगर 1 के चलते निकालिएगा तो 2π से डिवाइड कीजिएगा, और फिर थीटा के लिए निकालना चाहिएगा तो क्या होगा आपका, समझ लीजिए, उसे मल्टीप्लाई होगा। इसलिए फॉर्मूला मिल याद रखिए, ज्यादा इधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आपको स्ट्रेट वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाए थे, एक स्ट्रेट वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड है जो करंट कैरिंग है, इसके चलते कहीं पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड, आप यहाँ निकालिए, यहाँ निकालिए, जहां निकालने निकालिए, लेकिन जहां भी निकालिए वहां से ये परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए, डिस्टेंस डी जो है ना ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, और तब यहाँ से दोनों एंड से इसको मिला दीजिए। और अगर ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एकदम आसान है, μ0/4π तो आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में हर बार में ये आएगा, है ना। और करंट है वायर में और परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है तो I/d होगा। अब सोच लीजिए करंट भी है डिस्टेंस भी है, तो यहाँ पर अब हो जाएगा sin θ1 और प्लस sin θ2। ये भी इलेक्ट्रोस्टैट में डिराइव किया गया फॉर्मूला है। वहां पर था 1/4πε0 λ/d, क्योंकि वहां चार्ज डेंसिटी था, डिस्टेंस वही था, और वहां कांस्टेंट होता है 1/4πε0 sin θ1 प्लस sin θ2 भी था, ठीक है। इसी का यूज करने का तरीका भी सिखा रहे थे हम, तो इसका यूज करने का बहुत सारा तरीका भी सिखाए थे, अभी और भी सिखाएंगे। मतलब इतना फॉर्मूला अगर याद रहा तो कंपटीशन में निश्चित एक क्वेश्चन बनेगा, और बोर्ड में तो एक से ज्यादा ही बनेगा। और क्वेश्चन कैसे बनाना है उसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, देख लीजिए बात को, समझ लीजिए बात को, समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम देंगे और सोल्व करेंगे, और कैसे सोल्व करते हैं उस टेक्निक को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर्मूला को एकदम सामने रखिएगा लिख करके, तब बात समझ में आए, क्योंकि याद तो होगा नहीं अभी तक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। देखिए यहाँ लैंग्वेज में नहीं बताएंगे, सबसे पहले पिक्टोरियल डायग्राम सिखाएंगे, और उस लैंग्वेज में जब रहेगा तो उसको आपको बदलना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले यदि हमको कोई बोले कि एक स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग वायर है, आप इसके अग्र पार्ट में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल दीजिए, या वायर पर निकाल दीजिए, या पीछे कहीं निकाल दीजिए,
जब इस पर हम लोग जाएंगे तो जानते क्या होगा, θ1 और θ2 दोनों 0 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि आप बताइए एंगल कब बनेगा, जब यहाँ पर दूर से जाइएगा तब ना कुछ एंगल बनेगा। ये तो उसी पर है तो एंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि पहले लाइन के जैसा बिहेवियर शो करेगा। और जब दोनों 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड sin θ1 प्लस sin θ2 था, इसलिए 0 होगा। तो आपको पहला ये स्टार पॉइंट याद करना है कि करंट वायर अगर स्ट्रेट है तो वायर आगे हो या नहीं हो, तो वायर पर या वायर के आगे या वायर के पीछे, कितना भी दूर आगे पीछे क्या नहीं हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, यहां से अगर रेडियस वेक्टर लीजिएगा तो उसके तरफ जाइएगा बी पॉइंट की ओर, करंट का भी डायरेक्शन उधर ही है, तो पैरेलल लाइन में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। उल्टा जाइएगा तो 180 डिग्री होता है। साइन दोनों कंडीशन में 0 आपको बताएगा, इसलिए आपका हर हाल में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 0 होगा। ये सब केसेस है जो याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। पिछले क्लास में बहुत सारा केस बता दिए, उसको छोड़ के अब आगे बताते हैं। जैसे हमको कोई सिंपली कह दे कि देखिए आपको जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड एल है, ए है, समथिंग है, उसमें करंट रोटेट कर रहा है। तो बोर्ड पर देखिएगा करंट जब इस तरह से रोटेट करेगा यूनिफॉर्म जो ट्रायंगल है, तो ए इसकी साइड है, ए क्या है, ए है जो इसका साइड है, क्या है, साइड है, और आई जो है इसमें करंट है। तो हम ये निकालना चाहते हैं सबसे पहले, इस करंट वायर के चलते इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फिर इस करंट वायर के चलते इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फिर इस करंट के वायर के चलते इसमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। आप तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह, तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब वेक्टर सम होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए अगर हमारी बात की जाए तो हम निकालने के लिए करेंगे, हमको अगर देगा तो हम फटाफट निकालेंगे। कहिए कैसे, हम एक वायर को कंसीडर करेंगे सबसे पहले ऐसे, और अब ज्योमेट्री तो यूज होगा, ये तो फीस का अधिकार है, तो समझ लीजिए यहाँ से परपेंडिकुलर डालिएगा। अब यदि इसकी साइड ए है तो सेंटर से परपेंडिकुलर का डिस्टेंस क्या होता है, यानी कि आप एक्स डी के बदले क्या लेना चाहते हैं, तो डी जो होगा यहाँ पर डिस्टेंस जो आप यूज करेंगे डी के बदले, वो क्या यूज करेंगे। तो अगर साइड ए है तो ये √3a/2 होता है टोटल। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का फॉर्मूला सब जो हम 8th 9th में पढ़े हैं उसको याद करना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा, समझ लीजिए। तो यहाँ पर होता है आपका साइड बाई 2√3 होता है, 2 रूट क्या होता है, 3 होता है, इस बात को समझ लीजिए। यानी साइड बाई ये डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, अगर नहीं याद है तो आपको याद करना पड़ेगा ये सब चीज पीछे जा करके। अब करंट इधर है तो आपको ये भी पता है कि कोलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पर अगर किसी एक साइड से एंगल बनता है तो टोटल 120 डिग्री बनता है। θ1 भी यहाँ 60 डिग्री का काम करेगा, θ2 भी 60 डिग्री का काम करेगा। और यहाँ पर जब जाइएगा तो बात समझ लीजिए अब ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड जब निकालने चलिएगा एक पार्ट के चलते, तो आप लिखिएगा μ0/4π I/d, क्योंकि स्ट्रेट वायर के चलते हैं, तो I/d, d के बदले a/2√3 रखिएगा। और साइन θ1 और साइन थीटा दोनों सेम है, इसलिए 2 × sin 60 डिग्री लिख दिए हैं डायरेक्ट। अब आपको पता चल गया होगा कि अगर μ0/4π है ये, और I/a बच गया इधर, तो 2√3 ऊपर चला गया इंटू 2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है। एक 2 से 2 गया, लेकिन 3 2 या 6 आ गया। यानी कि आप यहां से समझ सकते हैं बात को कि एक साइड के चलते 6 इंटू μ0/4π I/ साइड आ गया आपका क्या, देखिए I/d के बदले I/ साइड आ गया, क्योंकि साइड है, एक साइड के चलते वहां गया। अब इसके चलते यहाँ डायरेक्शन निकालिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा।
तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम अभी बताए थे कि कैसे निकालें। हम बोले थे फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर जाइए। तो आपका फर्स्ट वेक्टर होता है करंट वायर, तो ये करंट वायर है देख लीजिए, और सेकंड वेक्टर ये है, और स्मॉल एंगल से उसके तरफ घूमना है। तो स्मॉल एंगल से घूमिएगा तो क्या होगा, इधर से जा, इधर फर्स्ट वेक्टर है और ऊपर की ओर सेकंड वेक्टर है, तो स्मॉल एंगल तो ये वाला होगा, इधर से तो लार्ज एंगल हो जाएगा, 270 वाला हो जाएगा। तो इधर से जब रोटेट कीजिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बताएगा आपका, आप खुद सोचिए। अपवार्ड। अब इस वायर के चलते यहाँ पर डायरेक्शन निकालना है, ध्यान से देखिएगा। इस वायर से जब यहाँ पर पेंडिकुलर डालिएगा ऐसे, तो इसके लिए करंट आईडीएल का डायरेक्शन इधर होगा, देख लीजिए, और आपका रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा। और स्मॉल एंगल से घूमिएगा तो फिर एंटी क्लॉकवाइज आप घूम रहे हैं, देख लीजिए। स्मॉल आई फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर जाना है, तो स्मॉल एंगल से आप घूम रहे हैं, तो स्मॉल एंगल से घूम रहे हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी फिर से डॉट होगा। यहां से देखिए आप इधर जा रहे हैं और फिर ये आपका इधर डायरेक्शन है, तो इधर स्मॉल एंगल से घूमिएगा तो फिर एंटी क्लॉकवाइज है, यानी आप पार्ट। और एक और बात बता दीजिए, अब शॉर्टकट बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, कम दिमाग लाइए, आगे बढ़ जाइए। ये पूरे रिंग में हो या ट्रायंगल में हो या स्क्वायर में हो या रेगुलर पेंटागोन हो, रेगुलर हेक्सागोन हो, एट एनी साइड का हो, अगर ये आपका घूमेगा तो सब में एक ही लूप के जैसा बनाएगा। एंटी क्लॉकवाइज ये बना रहा है, देख रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, इसलिए अपवार्ड ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब रिंग में हम बता दिए कि एंटी क्लॉकवाइज आप बढ़, तो ट्रायंगल में एंटी क्लॉकवाइज में क्या डाउनवर्ड हो जाएगा, और सब के चलते जुड़ेगा ही। बात की ध्यान दीजिए, ट्रायंगल है तो भी जुड़ेगा, स्क्वायर है तो भी जुड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ रिंग जो होगा, 3 गो है। अब 3 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ गया, 6 या 18 हो गया। अब म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ये हो गया। अब सोचिए, आपको निकालना भी है, ये सब फार्मूला भी याद हो जाए तो और मजा आएगा। ऐसे नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एग्जाम में बन ही जाना है। देखिए एक और हम एक्सपेंड करके दिखाते हैं। मान लिया रेगुलर हमको स्क्वायर लैम्डा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्क्वायर है। हाँ, यहाँ पर डायरेक्शन दिखाना है तो दिखा देना है कि डॉट है, मतलब कि अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर। अब यहाँ भी 4 साइड होगा, साइड है तो साइड होगा ही, 4 साइड होगा। अब इसके सेंटर पर, मतलब रेगुलर पॉलीगोन के सेंटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या करेंगे, फिर इसी तरह से करेंगे हम। यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो डिस्टेंस जो यहाँ यूज होगा वो आपको पता है कि d बराबर होगा a/2 यूज होगा, अगर a साइड है तो। कहिए क्यों a/2 यूज होगा, क्योंकि आप बता दीजिए कि ये परपेंडिकुलर कितना होगा, a/2 ही होगा हर हाल में ज्योमेट्री से। और ये एंगल भी आप दोनों को पता हो गया हो कि 45 डिग्री 45 डिग्री, यानी 45 एंगल होगा। फिर से एक साइड के चलते मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई तो आएगा ही हर हाल में, I/d के बदले a/2 आप लेंगे, और 2 इंटू साइन 45 डिग्री तो आपको लिखना ही पड़ेगा हर हाल में। अब ये 2 पर चला जाएगा, साइन 45 1/√2 होता है, यानी कि हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए और 2 इंटू 2 और साइन 45 1/√2, तो √2 हो जाएगा ये। यानी b बराबर जो आ गया आपका 2√2 हो गया, और म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आई इंटू साइड हो गया एक के चलते। अब एक के चलते इतना आया, अब हम क्या बोले, सब के चलते फिर जुड़ेगा। आप निकाल के भी देख लीजिए, देखिए यहाँ से देखिए, ये चल जाइए उधर, ये चल जाइए इधर, तो एंटी क्लॉकवाइज में ही घूमिएगा, स्मॉल एंगल से घूमिएगा तब पार्ट होगा, और ऐसे भी पूरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है पूरा सबसे, तब पार्ट होगा। तो एक साइड के चलते निकाल करके 4 से गुना कर देंगे फटाफट, दिमाग क्या लगाना है। यानी कहने का मतलब समझ लीजिए, स्क्वायर के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8√2 होगा, और म्यू नॉट बाई 4 पाई तो जन्मसिद्ध अधिकार है मैग्नेटिक फील्ड का, और आई बाई साइड होगा। अपना अपना तरीका है फॉर्मूला याद करने के लिए। देखिए इस टर्म को सेपरेट करके याद कीजिए, ये टर्म को अलग से याद कीजिए। तो हम तो रटे हुए हैं कि ट्रायंगल में 18 होता है, स्क्वायर में 8√2 होता है। अब आपको एग्जाम में तेज भागना है,
तो रेगुलर हेक्सागोन वाला भी निकाल के याद कर लीजिए, क्योंकि नीट में तो 3 ही वो पूछेगा ना, उससे ज्यादा तो पूछ ही नहीं सकता है। आपको हर हाल में ट्रायंगल वाला पूछेगा, स्क्वायर वाला पूछेगा नहीं, तो आपका रेगुलर हेक्सागोन वाला पूछेगा। तो अपने से प्रैक्टिस पर भी कर लीजिए, याद भी कर लीजिए। बोर्ड वाला भी क्या पूछेगा, ये 3 से ज्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि रेगुलर पेंटागोन में जाएगा तो सिर्फ वो यही मैंने पूछ सकता है, आपको नीट में नहीं पूछ सकता है। क्योंकि रेगुलर पेंटागोन से जब यहाँ पर आ जाइएगा तो एंगल जो बनेगा ना, वो एंगल का आपको वैल्यू नहीं पता है। कैसे 72 डिग्री बन जाएगा, आपको पता है ना कि 3 गो था तो 180 डिग्री बन गया था, 4 गो था तो यहाँ 90 डिग्री बन गया, आप 5 गो रहेगा तो 360/5 कीजिएगा, 72 डिग्री आएगा। 72 का आधा 36 हो जाएगा। बताइए नीट वाला कहाँ से बनाएगा क्वेश्चन, तो जेई मेन एडवांस से पूछेगा। तो नीट में तो फिक्स हो गया कि 3 से ज्यादा आइए नहीं करेगा आपको हर हाल में। तो आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन कैसे आएगा, उसको समझ लीजिए अच्छी तरह से, बोर्ड में भी नहीं आएगा उससे ज्यादा। इसलिए बात समझ लीजिए, वैल्यू कैसे निकालना है, यूज कैसे करना है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए अब हम तरीका सिखा दिए आपको बनाने कैसे। अब जे एडवांस एक बार पूछा था एन पॉलीगोन के चलते, अब बताइए एन पॉलीगोन के चलते कैसे डिराइव कीजिएगा। तो मैथ का दिमाग मैथ वाले लोग लगाते रहिएगा, है ना। एन पॉलीगोन के चलते, एक साइड के चलते निकालिए, एन से मल्टीप्लाई कीजिए। अब आपको कैसे बनाना है जो आप खुद सोचिएगा, हम 2 एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है। मतलब एन पॉलीगोन के चलते रहेगा तो कैसे सोचेंगे, तो मैथ लगाएंगे तो जरूर बनेगा क्वेश्चन, है ना। अब हम फिर इसकी बात आगे कर रहे हैं फिर से। देखिए अब एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है, सबसे पहले उसको देखते हैं। ऐसा है, करंट वायर है जो इस तरह से जा रहा है आई, फिर ये ऐसे रोटेट कर गया और फिर सीधा चला गया, और इसके लाइन में एक पॉइंट है यहाँ पी, जो इस सेमी सर्किल का सेंटर भी है। तो ये आपके पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का नेट वैल्यू पूछना चाह रहा था, जबकि करंट आई है और इसका रेडियस है जो आपका ए दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे पी पॉइंट पर, तो देखिए ध्यान समझिएगा, ये पहला वायर है, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, ये पहला वायर है, इसीलिए इसके चलते B1 मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये रोटेट कर गया तो दूसरा वायर का काम करेगा, इसलिए ये हो गया, और ये तीसरा वायर का काम करेगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जब भी नेट निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट, तब B1 को भी जोड़ेंगे, B2 को भी जोड़ेंगे और B3 को जोड़ेंगे, सबको वेक्टर सम करेंगे, ये बात याद कर लीजिएगा, वेक्टर सम करेंगे। लेकिन आपको पता है ना कि स्टेट वायर के लाइन में अगर कोई पॉइंट हो तो वहां पर 0 होता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये पता है ना कि आर के चलते आधा रिंग है, आर के चलते क्या होगा। तो देखिए दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, फॉर्मूला भी याद करना आपके लिए मुश्किल होता है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि समझ लीजिए बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं। पूरा सर्किल का एरिया कितना होता है, बोलिए जल्दी से। पाई स्क्वायर, हाफ सर्किल का पाई स्क्वायर बाई 2। ये 2 कहाँ से ले आए नीचे, कभी सोचे हैं उस पर, क्योंकि θ/2 पाई से मल्टीप्लाई किए हैं, जो फॉर्मूला हम लिखे थे, याद कीजिए। आप पाई और स्क्वायर, हम यस फॉर्मूला वही बता रहे थे सेक्टर का कि θ/2 पाई से मल्टीप्लाई किए तो हाफ सर्किल है तो ये पाई हो गया, तो 1/2 हो गया। और ये आप फॉर्मूला याद करना चाहते हैं डिग्री में, तो θ/3 60 है। अब बताइए हाफ सर्किल के चलते 180 डिग्री, तब में 1/2 हो गया। तो ये फॉर्मूला सब जगह लगता है, भले आप फिजिक्स में आते तो रटना शुरुआत करते हैं तो रटिए, हम कहाँ कहते हैं कि नहीं रटिए, रट लीजिए, अब भूल जाइए, फिर उसके बाद दिमाग लगाइएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में 2 ही फॉर्मूला याद करना है, एक स्टेट वायर के चलते मिनट बटा 4 पाई I/d साइन θ1 प्लस साइन θ2, बस एक फॉर्मूला। और रिंग के एक्सिस पर दूसरा फॉर्मूला, वो याद रहेगा तो सेंटर पर तुरंत निकल जाएगा, और सेंटर पर याद है तो सेक्टर उत्तर का याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है, अगर मैथ आपके दिमाग में है तब। तो हम देखिए हाफ रिंग है तो हम तो सीधा सीधा हाफ कर देंगे, म्यू0 I/2 इंटू ए था, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हाफ रिंग है। अब θ/360 लिखिए, θ/2 पाई लिखिए, जैसे बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हाँ अब यहाँ से ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, यहाँ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी भी गारंटी है। ये दोनों तो 0 है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट जो होगा यहाँ पर होगा म्यू0
I/4 इंटू ए और क्रॉस होगा। जब यहाँ दिखा देंगे तो यहाँ डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गया? देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, बहुत भारी नहीं है, समझने का कोशिश करेंगे जरूर बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, यह है ऐसा, ऐसा है। अब ये वायर फिर यहाँ सीधा चला गया और ये जो आर्क था, अब की बात समझ लीजिए, यहाँ पर जो है पी पॉइंट यहाँ पी है और करंट जो है आपका जो जा रहा है यहाँ से ऐसे इस तरह से रोटेट करते हुए जा रहा है इस प्रकार से। अब आपको यहाँ भी 3 वायर है, फिर से ये पहला वायर है, ये दूसरा वायर है और ये तीसरा वायर है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जब निकालेंगे पी पर, तो 1 के चलते निकालेंगे, 2 के चलते निकालेंगे और 3 के चलते निकालेंगे। और वेक्टर सम ही किया जाता है, याद रखिएगा, हर बार एरो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ वेक्टर क्रॉस डॉट से काम चलता है। तो इसके चलते तो 0 हो जाएगा, ये बात की फुल गारंटी आप समझ चुके होंगे। अब देखिए ये सर्किल का 1/4 पार्ट है, क्योंकि 90 डिग्री ये बना रहा है यहाँ पर एंगल, देखिए ध्यान से। तो 1/4 के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ के लिए 1/2 से किए थे, मतलब सीधा हम यूनिटी मेथड वाला दिमाग लगवा रहे हैं। फॉर्मूला अभी याद तो है ही कि μ/2 I/a θ/2 पाई, लेकिन हम यहाँ तो 1/4 डायरेक्ट अब की बार लिख देंगे कि 1/4 है और μ0/2 I/रेडियस, रेडियस ए है। लेकिन ये देखिए इस वायर के अब लाइन में नहीं ये प्लांट है, तो ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर का हाफ इन्फिनिटी पर है, देखिए हाफ इन्फिनिटी पर। तो उसके चलते जो फॉर्मूला आया था μ0/4 पाई आया था, I/d आया था, मतलब ए। अब देखिए डायरेक्शन की बात कीजिए, जब डायरेक्शन की बात कीजिएगा तो समझिए क्या होगा। ये तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ इसके चलते क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा। डायरेक्शन हम रेड से लिख रहे हैं, इसके चलते यहाँ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये देखिए ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से, करंट एलिमेंट इधर जा रहा है, करंट एलिमेंट इधर जा रहा है आइडियल, और रेडियस वेक्टर इधर है। करंट एलिमेंट उधर है, रेडियस वेक्टर इधर है। तो आप जब फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर जाएंगे तो देखिए क्लॉकवाइज घूम रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, देख लीजिए। अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्रॉस होगा और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो डॉट होगा। तो क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं, क्योंकि देखिए घड़ी की दिशा में चले हैं, इसलिए क्रॉस होगा, दोनों जगह जुड़ गया मैग्नेटिक। अब जोड़ेंगे कैसे भाई? तो कॉमन ले लीजिए, जो टर्म कॉमन आ सकता है। तो हमको लगता है μ0I ऊपर से कॉमन आ जाएगा, आप 4a भी कॉमन आ जाएगा, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट पर लिखेगा तो μ0I/4a कॉमन आ जाएगा, μ0I/4a, और 1/2 इधर बच जाएगा और 1/पाई इधर बच जाएगा, और क्रॉस में आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। देख लीजिए ध्यान से, बात को समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब कि 2 फार्मूला से सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बस समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हम पिक्टोरियल डायग्राम में आपको सॉल्यूशन बताए हैं। एग्जाम में पूछेगा तब ऐसे थोड़ी पूछेगा आपसे, आपको लैंग्वेज में देगा क्वेश्चन, तो लैंग्वेज में देगा क्वेश्चन तो आपको लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एक नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैं बोर्ड पर अभी लिखता हूँ, उसको तुरंत बनाना है, ठीक है। ये आपको सीबीएसई बोर्ड में भी पूछ सकता है, बिहार बोर्ड में भी पूछ सकता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मजा आ जाएगा। और आपको असाइनमेंट होगा तो असाइनमेंट वो क्वेश्चन हम दिए हुए हैं, देखिए हम बिना मिटाए हुए पूरा आपको क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। सर्कुलर वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड at center is B। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर है जो B प्रोड्यूस कर रहा है, क्या लिखें? A circular wire produce magnetic field at center is B। If same wire form another ring
ऑफ एन टर्न देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। जल्दी से बताइए आंसर निकाल के, फास्ट में सॉल्यूशन व्हाट्सएप पर बना के भेजिए, है ना। और व्हाट्सएप नंबर तो आप लोग को पते हैं, नहीं पता है तो देखिए लिख दे रहे हैं, जल्दी से फास्ट में भेजिएगा, दनादन एग्जाम, है ना। देखते हैं कौन सबसे पहले सॉल्यूशन करके भेजते हैं। फास्ट में सर, और किन्हीं से बना है? यस सर। कितना? m² b। चलिए देख लेते हैं, हम भी बता देते हैं ना थोड़ा सा। देखिए अब क्वेश्चन में कहा था एक सर्कुलर वायर है, उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो मैग्नेटिक इस मान लेते हैं इसका रेडियस है जो आर है, तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड बी जब बोल रहा है तो म्यू नॉट आई बाई 2r लिखिएगा, हो गया। यही क्वेश्चन में कहा कि मैग्नेटिक फील्ड का बी है, तो बी मान लीजिए क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। अब कहता सेम वायर है और अब अनदर रिंग बना रहे हैं एन टर्न का, बहुत सारा उसमें टर्न लगा दिए, इसमें क्या चीज सेम होगा? पहले लेंथ ऑफ वायर सेम रह जाएगा, तो लेंथ ऑफ वायर जो इनिशियल था वो 2πr था। अब इसमें भी लेंथ होगा तो इसका रेडियस तो छोटा होगा, तो r1 मान लेते हैं, तो 2πr1 होगा एक टर्न का, एक टर्न का 2πr, तो n टर्न का n से मल्टीप्लाई। अब यहां से r1 जो छोटा रेडियस होगा वो r/n हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का जब फॉर्मूला आप लिखेंगे फिर से दोबारा, V1 इक्वल टू तो म्यू नॉट बटा 2 I/r1 लिखेंगे एक टर्न के चलते, और अगर ये n टर्न है तो n से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद V1 बराबर होगा म्यू नॉट बाई 2 I/r1, r1 का जो वैल्यू है वो r/n है, इंटू n है, तो V1 बराबर होगा n² म्यू नॉट I/2r। और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसका वैल्यू b के बराबर है, तो इसका वैल्यू आप b के बराबर कर लीजिए, इसलिए V1 बराबर होगा n² b होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या बताना चाह रहे हैं अच्छी तरह से समझ लीजिए। चलिए, तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो बना करके फिर पूछेंगे और इसमें हम थोड़ा सा आगे बताते हैं। क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा क्वेश्चन है, टेक्निक है, और टेक्निक मैं सारा बता दिया हूँ। देखिए अब इसमें जो है एक टर्म पढ़ना है, दूसरा लॉ, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़े थे, याद कीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का। मैग्नेट में हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए बायो-सावर्ट्स लॉ पढ़े। जिस तरह से गॉस लॉ है उसी तरह से यहाँ पर एक है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, साइंटिस्ट का नाम है, इसे टेंशन मत लीजिएगा, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अब समझ में, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, सर्क्यूटल लॉ, सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, देखिए इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने भी एक नया टर्म दिया यहाँ पर जिसका नाम है लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्या? लाइन इंटीग्रल।
अब इस नया टर्म को डिफाइन किया गया, तो सबसे पहले इसमें लिख सकते हैं डिफाइन के अनुसार इट इज अ स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यह क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अब समझ में, यह क्या है? आपका एक स्केलर क्वांटिटी। इस बात को समझ लीजिए इसी तरह से, लाइन इंटीग्रल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना, गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं है। लाइन इंटीग्रल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो बात समझने की कोशिश की यहाँ पर। इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। ऐसा में डीएल वेक्टर, तो यानी कि लाइन इंटीग्रल का ऐसे कोई सिंबल नहीं होता है, बुक में नहीं दिया रहता है, इसीलिए लाइन इंटीग्रल को आप लिख सकते हैं इक्वल टू बी डॉट डीएल। ये डिफाइंड टर्म है, ये क्या है? डिफाइंड टर्म है, इसको लर्न करना पड़ेगा। अगर टोटल लाइन इंटीग्रल कहीं लिखना हो तो क्या होगा? आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, या फिर आप लिखेंगे बी डॉट एल भी लिखते हैं फॉर स्ट्रेट वायर के लिए। किसके लिए? अगर स्ट्रेट वायर रहेगा तब उसके लिए। तो यहाँ तो बी एल कॉस थीटा भी हो जाएगा स्ट्रेट वायर के लिए, और थीटा जो होगा डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल कैसे हम लोग निकालेंगे वो समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात को। आपको कोई लाइन है, जैसे कोई एक क्लोज लूप, देखिए इसका एक आगे और पॉइंट पढ़ेंगे तो थोड़ा समझाने में और हमको भी आसान होगा, आपको भी समझने में आसान होगा। मतलब स्टेटमेंट एम्पियर्स का स्टेटमेंट क्या है? टोटल लाइन इंटीग्रल टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड एम्पेरियन लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट total line integral of closed Amperian loop is equal to mu naught times of current inside mu naught times of current present inside Amperian loop। और इस लैंग्वेज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होगा आपका बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, क्या होगा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। इस बात को समझिए अच्छी तरह से, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ क्या होगा? करंट होगा। तो देखिए बात को समझिए अच्छी तरह से कि यहाँ पर आखिर क्या है? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट होगा। अच्छी तरह से समझ लीजिए क्या होगा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट होगा, है ना।
इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसको समझाते हैं कि कैसे कैसे ये आपको ये जो चल रहा है बातें। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं, ऐसे अब समझने की कोशिश करेंगे। ये एम्पिरियन लूप क्या है, वहां गॉसियन सरफेस, आपको पता है कि गॉसियन सरफेस क्या होता था? थोड़ा सा दोनों को यस सर। कोरिलेट भी करते हैं, उस दोनों को कोरिलेट भी कर देते हैं, तो आपको क्लियरली यहाँ से स्टेटमेंट भी पता चल जाएगा और बातें भी समझ में आ जाएगी कि आखिर इस लॉ का करना क्या है, इससे हमको फायदा क्या होगा, है ना। इससे फायदा क्या होगा, तो देखिए बात अगर समझिएगा अच्छी तरह से, तो देखिएगा अच्छी तरह से अगर समझते हैं बात को, देखिए गॉस लॉ में क्या होता था, टोटल फ्लक्स जो होता था वो चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता था। लेकिन यहाँ क्लोज गॉसियन सरफेस जो होता था, गॉसियन सरफेस का मतलब समझे, स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर, उस तरह का टोटल क्लोज सरफेस एरिया की बात वो करता था। इस बात को ध्यान समझ लीजिए, ये क्लोज्ड गॉसियन सरफेस होता था, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। और ये स्फीयर होता था, याद कर लीजिए स्फेरिकल होता था। और तब यहां लगता था कि चार्ज अंदर होना चाहिए, तो क्यूब एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह से एम्पेयर सर्कुलर लॉ जो होगा उसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ना आपका टोटल लाइन इंटीग्रल जो होता है वह म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनसाइड एम्पिरियन लूप होता है। तो एम्पेरियन लूप जो यहाँ पर होगा किसी तरह का लूप, ये एम्पेरियन लूप है। एम्पेरियन लूप है, लूप मतलब ये रिंग होगा, बाउंड्री होगा किसी तरह का, बाउंड्री किसी तरह का, समझ रहे हैं बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो किसी तरह का बाउंड्री होगा, किसी तरह का क्या होगा, बाउंड्री होगा। हम ये बात बताना चाह रहे हैं, बाउंड्री का मतलब देखिए ये स्फेरिकल क्लोज एरिया था, वो बाउंड्री रहेगा। मतलब कह सकते हैं कि स्फेयर है तो वो रिंग है। अगर इधर क्यूब कीजिए, उधर घर का चारों तरफ बाउंड्री है या छत पर बाउंड्री लगा हुआ वो है वो। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो आएगा समझ में। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर बाउंड्री की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बाउंड्री की बात कर रहे हैं, आया समझ में। और इसमें चार्ज होता था अंदर, और इस बाउंड्री के अंदर जितना करंट होगा वो उसका म्यू नॉट टाइम्स होगा, समझिए बात को, उसका म्यू नॉट टाइम्स होगा। यही दोनों मंत्र हैं। यहाँ हम लोग सरफेस एरिया के बारे में सोचते थे और यहाँ लाइन के बारे में सोचेंगे, क्योंकि बी डॉट डी एल है। और यहाँ पर क्योंकि होता था ई डॉट एस होता था डी एस का इंटीग्रेशन, और बाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सरफेस एरिया होता था, यहाँ लेंथ है, यानी ये बाउंड्री को इंडिकेट करेगा। दोनों को क्लियरली समझ लीजिए। इसका जिसका एक यूज बता रहे हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा, अभी तुरंत यूज बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, अभी तुरंत यूज इसका चलेगा, है ना। तो देखिए इतना समझ में आ गया बात, तो अब यूज में कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं हम लोग। देखिए यूज ऑफ एम्पेरियन एम्पियर्स लॉ, यूज ऑफ एम्पियर्स लॉ। सबसे पहले तो यूज जो है टू फाइंड
to find magnetic field, to find magnetic field, to find magnetic field due to thick wire यानी थिक करंट वायर। देखिए इसके पहले जो निकाले थे जानते कौन वायर था? वो पतला वायर था, जबकि बार मोटा वायर। तो केस फर्स्ट में इनसाइड वायर निकालेंगे, वायर की बात करेंगे। यहाँ पर एक वायर बना रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से, मोटा वायर है, एकदम मोटा वायर है ये पूरा, इतना मोटा वायर है, मतलब पेन के ढक्कन के जैसा है, देख लीजिए ध्यान से, है ना? ये आप समझ लीजिए कि इतना मोटा वायर है ये, और उस वायर में करंट जो है एंट्री ले रहा है, तो हर एक पॉइंट से एंट्री लेगा। और अगर और समझना चाहते हैं तो और भी हम समझाएंगे। देखिए ध्यान समझिएगा मेरी बात को, ये तो दिख रहा होगा। अब इस होल से किसी को पार करना है, तो जितना बड़ा होल लेगा करंट इसमें पार करेगा। तो मान लीजिए करंट पार करेगा, तो यहां से जब करंट पार करेगा तो इधर थोड़ी घूमेगा। अब ये तो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा इस तरह से। तो यानी कि ये करंट का जो अमाउंट है इस पर लाइन पर डिवाइड होगा या टोटल एरिया पर डिवाइड होगा? ये बताइए आप लोग पहले सोचिए कि ये एरिया पर डिवाइड होगा करंट, क्योंकि सभी पॉइंट से वो अंदर घुस रहा है, कि लेंथ पर डिवाइड होगा यहाँ करंट? बोलिए जल्दी से आप लोग जो सोच सकते हैं उसके अनुसार। लेंथ। लेंथ। देखिए फिर से समझिएगा मेरी बात को, ये जो है आपका होल है, ये मतलब कि होल नहीं है ये, मान लीजिए ठीक है होल है इसमें। अब इसमें से पार करना है किसी को, तो एक पेन मैं रख दिया, फिर दूसरा पेन मैं रख दिया, फिर तीसरा पेन रख दिया। तो पेन जो दिख रहा है वो एरिया पर डिवाइड करेगा कि लेंथ पर? कितना पेन अंदर घुसेगा वो लेंथ पर मतलब रखेगा कि एरिया से मतलब रखेगा? एरिया कितना पे सर। लेंथ? एरिया से मतलब रखेगा, एरिया से, क्योंकि हर एक पॉइंट से एंट्री मारेगा, और अंदर तो मैं देख नहीं सकता हूं, और यहाँ हर एक पॉइंट से वो बाहर निकलेगा, फिर एरिया पर डिवाइड होगा। तो ये अगर ये वायर है, इस वायर की रेडियस भी होगी कुछ, तो आर जो है कैपिटल आर, वह रेडियस ऑफ वायर है। आई जो है करंट इन वायर है। हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वायर के अंदर, तो जिस पॉइंट पर निकालना हो उस पॉइंट से एम्पेरियल लूप खींच लीजिए। इस पॉइंट पर निकालना है पी पॉइंट पर, तो अंदर का रेडियस को स्मॉल आर मान लेते हैं। अब आपको इस बड़े से एरिया में करंट अगर आई एंट्री मार रहा है, इस छोटे से एरिया में कितना करंट एंट्री मारेगा वो निकालना है विद द हेल्प ऑफ यूनिटी मेथड, या इसको हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी, जो पढ़ चुके थे कहां पर आपका करंट में, करंट पर यूनिट एरिया से। चलिए यूनिटी मेथड से ही ज्यादा आसान होगा आपको समझना, इसलिए यूनिटी मेथड का ही बात करते हैं। एरिया पाई आर स्क्वायर हैज करंट आई। एरिया जो है अगर 1 हो जाए तो करंट रखेगा आई बटा कैपिटल पाई आर स्क्वायर। अगर एरिया पाई आर स्क्वायर स्मॉल का हो जाए तो ये करंट रखेगा आई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। पाई पाई कटवा दिए डायरेक्ट, यानी इस छोटे से रिंग में इतना करंट जा रहा है। तो बाय एम्पियर्स सर्किट लॉ, बाय एम्पियर्स सर्किट लॉ, सर्किट लॉ क्या लगाइएगा, बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन
म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनसाइड एम्पीरियन लूप। अब मैग्नेटिक निकालना है स्केलर फोर्स से, मैग्नीट्यूड निकालना है हमको, चूंकि तो डीएल भी मैग्नीट्यूड के टर्म लेना पड़ेगा। तो एम्पेरियन लूप की लंबाई क्या होगी? ये रेड जो है एम्पेरियन लूप है, फिर से सुनिए, रेड जो है एम्पेरियन लूप है, इसकी लंबाई क्या हो गई? तो 2πr हो गया। करंट कितना आ गया? तो करंट के बदले है आई आर स्क्वायर है बाई आर स्क्वायर है। अब यहां जो कट सकता है कटवा दीजिए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो म्यू नॉट बाई ट्वाइस पाई आई आर बाई आर स्क्वायर। आने की वायर के अंदर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये आया थिक वायर के अंदर, देख लीजिए फॉर्मूला। अब हम इस वायर के आउटसाइड निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के सेकंड में। आउटसाइड वायर की बात करते हैं तो पहले थिक वायर ही बना लेते हैं जिसका रेडियस आर था और इसका रेडियस कैपिटल आर था, थिक वायर का। अब बाहर में निकालना मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर इस वायर के चलते, तो वहां से होता हुआ एम्पीरियन लूप गुजरेगा जिसका रेडियस आर होगा। लेकिन एक बात तो अब हमको समझ में आ गया है, आप लोग को आए चाहे नहीं, अगर इस पेन में करंट जो है आई एंट्री मार रहा था तो इसको बाहर से चारों तरफ से घेर लेंगे। अगर ये मेरा हाथ जो है एम्पीरियन लूप का काम करे तो बताइए इस एम्पीरियन लूप में करंट कितना होगा? जितना इस पेन में करंट होगा। जब बाहर से घेर लिए हैं तो जितना इस पेन में करंट होगा उतना ही इस एम्पीरियन लूप में होगा। और चाहे आप अब लूप को छोटा रखिए या बड़ा रखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इस तरह से करंट को डिवाइड नहीं करेंगे। करंट डिवाइड कब होगा इस तरह से? जब अंदर निकालना रहेगा तब, क्योंकि पूरे सरफेस से हो जाता रहेगा। लेकिन बाहर से निकालना रहेगा तो उसकी कोई फर्क हमको जरूरत नहीं है। इसमें जो भी करंट होगा आई वह एम्पीरियन लूप के अंदर ही करंट माना जाएगा। तो एम्पीयर सोलर डायरेक्ट लगा दीजिए। आप बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई लिखते थे तो इंटीग्रेशन में, तो मैट्रिक्स निकालना है तो अब की बार फिर एम्पीयर लूप 2πr हो गया, लेकिन ये म्यू नॉट इंटू आई हो गया। तो बी बार हो गया म्यू नॉट बाई 2π आई बाई आर। आप क्या कीजिए, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4π ट्वाइस आई बाई डी। आर के बदले डी ले लीजिए। तो अब आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ये किसके लिए है? आउटसाइड के लिए है, आउटसाइड के लिए है। एक बात तो यहां से क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? देखिए, याद कीजिए, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड का यही फॉर्मूला था। स्ट्रेट वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड का निकालने थे, इनफिनिटी लॉन्ग के चलते तो यही आया था। और यहाँ भी लॉन्ग इनफिनिटी वायर है तब वो आया है फॉर्मूला। थिक भी है लॉन्ग भी है। and to find magnetic field to find magnetic field due to thick current long wire यहाँ होना चाहिए था एक्चुअली। thick current क्या? long wire, long wire होगा। क्या होगा आपका? long wire होगा। तब ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा। और अंदर में देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि इसका ग्राफ को खींचने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे? तुरंत खींचेंगे, टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पर जब ग्राफ खींचेंगे तो किसके किसके बीच का खींचेंगे वो आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच का, पोजीशन के बीच का। तो अंदर में तो स्ट्रेट लाइन है और बाहर में क्या होगा आपका? इनवर्स होगा, यानी पैराबोला हो जाएगा। धीरे धीरे जाकर के ऐसे हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, फिर ये चला जाएगा इधर पैरेलल होकर के। और ये जो होगा आर बराबर आर का पोजीशन होगा। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? थिक वायर के इस पोजीशन पर, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। और याद कीजिए स्ट्रेट वायर के भी जब थिन था तो उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हुआ था। यानी थिक वायर के चलते यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा एक्सिस पर।
एक्सिस से जैसे ही दूर जाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, सरफेस पर सबसे ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड। फिर वायर को छोड़ के बाहर निकलने लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स के रूप में घटने लगेगा, बहुत तेज घटेगा। यानी कि यहां से हमको ये पता चला कि बी जो होगा इन साइड थिक वायर वो डायरेक्टली टू डिस्टेंस होगा, लेकिन बी जो होगा आउटसाइड थिक वायर के चलते वो इनवर्स स्क्वायर को फॉलो करेगा। पिछले साल में पूछा है नीट में, ये याद कर लीजिएगा। बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के लिए, और उस ग्राफ को ध्यान से समझ के रखिएगा, नहीं तो फिर आपको धोखा दे सकता है। ये एम्पियर्स लॉ का जो है आपका डेरिवेशन है, पहला मतलब यूज है, आप समझ सकते हैं बात को। कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो फिर अगला डेरिवेशन की बात करेंगे। देख लीजिए, बात समझिए अच्छी तरह से। तो परेशानी है तो बोलिए। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं अब, है ना, और करते हैं कोशिश। देखिए फार्मूला इसमें याद करना इलेक्ट्रोस्टैटिक का ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, थोड़ा उससे कम ही है, हाफ ही है लगभग। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां निकालने लगे थे तो स्ट्रेट वायर के चलते निकाले थे, रिंग के चलते अलग निकला था, आर के चलते अलग निकला था, बहुत ज्यादा वहां पर फॉर्मूला निकला था। लेकिन यहाँ पर तो एक ही फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला डेराइव हो गया था, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आसान है ना। और उधर का अगर वैल्यू याद है तो इधर वाला भी थोड़ा ज्यादा आसान पड़ जाता है। डेरिवेशन लगभग सिमिलर ही होता है सब जगह, ठीक है। ऐसे टाइम थोड़ा कम बचा हुआ है, अगला डेरिवेशन तो पूरा हो नहीं पाएगा, तो अगले क्लास में अब देखते हैं, यानी परसों, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं एंड करते हैं।